जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BEDSV 101 मूल्य परक शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को भी कवर कर लीजिएगा। आई बटन क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी, तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज नहीं किया है तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बुक से आपके बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस, प्लस जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में नहीं, उसके अदर्स भी हमने उसमें क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसका कोई आपको PYQ नहीं मिला होगा, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जो है रिजल्ट भी रुक जाएगा। तो आप लोगों को इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो हम जो भी क्लास में करा रहे हैं उसको प्लस गेस्ट पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीटली तैयार कर लेना, इसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठना है। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस सब्जेक्ट गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड आपको दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो यहाँ पर BEDSV101, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप लोग जो है इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भावनाओं के दमन का क्या परिणाम होता है? मान लीजिए हमारे मस्तिष्क में कोई भावना उठी, तो अगर हम लोग उसको दबा देते हैं, मतलब क्या करते थे, उसको दबा देते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उसको दबा देते हैं, तो वहां पर उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हर इंसान के अंदर अलग अलग भावनाएं होती हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्यास और घृणा। ये भावनाएं स्वाभाविक होती हैं और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब हम बार बार अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें व्यक्त नहीं करते हैं, तो इसका असर हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग दबाते हैं तो क्या पड़ता है असर? मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है। अगर हम लोग कोई हमारी बात है जो हम किसी को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में मानसिक तनाव या फिर चिंता उत्पन्न होती है। तो भावनाओं का दमन करने से सबसे पहला असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम दुखी होते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं, या जब हम गुस्से आता है लेकिन हम उसे छुपा लेते हैं, तो वह भावना हमारे अंदर जमा होती रहती है। अब मान लीजिए आपके पास दुख है, आप जो है समाज के कारण उसको जो है खुशी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपके जो मस्तिष्क पर यानी कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर असर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए गुस्सा आपको आ रहा है लेकिन आपने उसे छुपा लिया है, तो ये जो भावना होती है ना, इसके अगर आप लोग दबा लेते हैं तो ये क्या करती है, आपके सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। क्या करती है? मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। समय के साथ ये तनाव, चिंता और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। व्यक्ति बेचैन रहने लगता है, उसे नींद नहीं आती है और छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है। अब शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मन और शरीर आपस में जुड़े होते हैं। जब मन में भावनाएं दबती हैं तो शरीर भी इसका असर महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द, पीठ दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, थकान और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक भावनाएं दबाने से दिल की बीमारियां और इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। इसके बाद रिश्तों में दूरी। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी भावनाओं को छिपाता है, वह दूसरों से ठीक नहीं जुड़ पाता है या फिर अपने दर्द, नाराजगी या जरूरतों को नहीं बताता है, जिससे उसके रिश्तों में गलतफहमियां और दूरी आ जाती है। लोग उसे समझ नहीं पाते और वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है और जो दूसरा व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। इससे क्या होता है, इसमें जो गलतफहमियां आती है और इससे जो रिश्ते में दूरी आती है। आत्मसम्मान में कमी। भावनाओं को दबाना कई बार इस सोच में आता है कि मेरी भावनाएं गलत हैं या मुझे ऐसे महसूस नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। वह खुद को कमजोर या दोषी महसूस करने लगता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम हो जाता है। यानी कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई भावनाएं आती हैं तो उसको लगता है कि मेरी भावनाएं गलत हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर असर पड़ता है।
वह खुद को कमजोर या दोषी महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अचानक उभरता गुस्सा या टूटना। जब हम बार बार अपने गुस्से या दुख को दबाते हैं तो वह एक समय बाद अचानक बाहर आता है, जैसे विस्फोट। व्यक्ति छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकता है, रो सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट। क्या कहते हैं? इमोशनल आउटबर्स्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि भावना विस्फोट। क्या कहते हैं? भावनात्मक विस्फोट। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? इसे कह सकते हैं भावनात्मक विस्फोट। अब इसके समाधान क्या है? तो भावनाओं को समझना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। बात करना, लिखना, काउंसलर से सलाह लेना, योग या ध्यान करना, ये सब तरीके मदद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर भावना को बाहर जाहिर करना जरूरी है, लेकिन उसे समझकर सही समय और तरीके से साझा करना बहुत लाभदायक होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर भावना को अपने जाहिर कर देंगे। उसका एक समय होता है, उसको जो है आपको समय को, सही समय का इंतजार करना है और तभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, तभी आपको ज्यादा लाभ होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आप लोग भावनाओं को दबाते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं? मानसिक तनाव या चिंता होती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, रिश्तों में दूरी आती है, आत्मसम्मान में कमी होती है, या फिर अचानक उभरता है या गुस्सा या टूटे, यानी कि आप किसी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान पर हमने बात की, आप खुलकर बात करेंगे, लिख सकते हैं, काउंसलर से सलाह ले सकते हैं, योग या ध्यान कर सकते हैं। ये तक सब तरीके यहाँ पर जो है मदद करते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उनका दमन करने से मानसिक, शारीरिक और जो है सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना एक संतुलित और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो भावनाएं उनको सही समय पर व्यक्त करना है। उनका दमन करेंगे तो आपकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसलिए आपको भावनाओं को पहचानना है, उनको स्वीकार करना है और उन्हें जो है अच्छे तरीके से व्यक्त करना है, जिससे आपका जीवन खुश हो सके। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग इसमें लाइक कमेंट करेंगे तो हम आपकी जो है अगली क्लास भी लेकर आएंगे। तो परोपकारी का मतलब होता है दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। और तर्क संगत या विवेकपूर्ण का अर्थ है सोच समझकर, बुद्धि और विवेक से कोई कार्य करना। जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है लेकिन बिना भावनाओं में बहकर पूरी समझदारी और सोच के साथ करता है तो उसे तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने तोड़ा शब्दों को। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। और तर्क संगत का मतलब क्या है? या तर्क संगत या फिर विवेकपूर्ण का अर्थ क्या है? सोच समझकर, बुद्धि और विवेक से कोई कार्य करना। जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है लेकिन बिना भावनाओं में बहकर पूरी समझदारी और सोच के साथ करता है तो उसे हम लोग कहते हैं तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति। अब यहाँ पर तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति कौन होता है? तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की सहायता करता है लेकिन केवल भावनाओं या करुणा से नहीं, बल्कि यह सोचकर कि उसकी मदद से सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा असर कहाँ हो सकता है। वह परोपकार को केवल दया का काम नहीं मानता, बल्कि एक जिम्मेदारी और सही योजना के साथ किया गया कार्य मानता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक तर्क संगत परोपकारी के पास 1000 रुपए हैं और वह किसी एक भिखारी को देने की बजाय किसी ऐसे संस्थान को देता है जो उस पैसे से 10 बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकता है, तो वह ज्यादा असरदार मदद हुई। वह सोचता है कि उसकी मदद में सबसे ज्यादा लोगों का भला हो सकता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति। तो तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? सोच समझकर मदद करता है। वह भावनाओं में आकर कोई भी दान या सहायता नहीं करता। पहले वह यह समझता है कि सहायता कहाँ जरूरी है और कौन सी मदद जो है सबसे असरदार होगी, यानी उसका असर कहाँ पर कितना दिखेगा, उसके आधार पर वो जो है अपना दान वगैरह करता है, वहां पर मदद करता है। भावनात्मक नहीं, विवेकपूर्ण होता है। वह जरूरतमंदों की सच्चाई, समस्या की गहराई और समाधान की जो है प्रभावशीलता पर ध्यान देता है। स्वार्थ रहित होता है। वह मदद करते समय यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसका उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई होती है।
लंबे समय की सोच रखता है। वह ऐसी मदद करता है जिसका असर लंबे समय तक रहे, जैसे किसी को रोज खाना देने की बजाय उसे रोजगार दिलवाना। साक्ष्य और डेटा का उपयोग करता है। वह उन संगठनों या योजनाओं को प्राथमिकता देता है जो पारदर्शी हों और जिनके काम का प्रमाण हो। अब यहाँ पर देखते हैं क्यों जरूरी है तर्कसंगत परोपकार। तो आज के समय में संसाधन सीमित हैं और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में केवल भावना से किया गया परोपकार कई बार कम प्रभावी साबित होता है। लेकिन जब हम तर्क और समझदारी से मदद करते हैं तो हमारी जो मदद होती है ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और जो है सच में उनकी जिंदगी बदल सकती है। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो तर्कसंगत परोपकारी व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की भलाई सोच समझ कर करता है। वह भावनाओं के साथ साथ बुद्धि और योजना का भी इस्तेमाल करता है ताकि उसकी मदद से ज्यादा लोगों को सही तरीके से लाभ मिल सके। ऐसे लोग समाज में बदलाव लाने की असली ताकत होते हैं, क्योंकि वे न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि स्मार्ट तरीके से मदद करते हैं। वे ध्यान रखते हैं कि वे ऐसी जगह मदद करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। वो भावनाओं में नहीं बहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है कि तर्क संगत परोपकारी व्यक्ति कौन होता है, उसको परिभाषित करें। इसके बाद चलते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के 3 उपाय बताइए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि आपको पता है। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से जुड़कर रहना अच्छा लगता है। जब हम दूसरों से बात करते हैं, मेल जोल रखते हैं, साथ समय बिताते हैं तो हमें मानसिक और भावनात्मक सुख मिलता है। लेकिन आज की तेज जिंदगी, मोबाइल फोन और अकेलेपन की आदत के कारण बहुत से लोग सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने लगे हैं। ऐसे में सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना। तो सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों से जुड़ने का। इसमें शामिल है जैसे खेल कूद, योगा क्लास, नृत्य या संगीत क्लास, स्थानीय त्योहार, सामुदायिक कार्यक्रम, मेलों में भाग लेना, स्कूल कॉलेज या ऑफिस के कार्यक्रमों में भागीदारी। इन सब गतिविधियों से व्यक्ति नए लोगों से मिलता है, बात करता है और रिश्ते बनते हैं। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और अकेलापन भी दूर होता है। इसके बाद स्वयं सेवा करना। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो वह स्वयं सेवक बन सकता है। जैसे किसी एनजीओ में जाकर बच्चों को पढ़ाना, वृद्धाश्रम या अनाथालय में समय बिताना, पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना जैसे पेड़ लगाना, सफाई अभियान। तो ये सब क्या है, ये सब जो है स्वयं सेवा होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें संतोष मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके विचार हम जैसे होते हैं। इससे नए रिश्ते बनते हैं और सामाजिक संपर्क मजबूत होता है। इसके बाद डिजिटल माध्यम का सही उपयोग करना, यानी कि अभी जो डिजिटल युग चल रहा है तो उसका हम लोग क्या से सही उपयोग कर सकते हैं। तो आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर बैठे लोगों से भी संपर्क करना आसान हो गया है। अगर हम सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह सामाजिक संपर्क बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। जैसे पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से ऑनलाइन बात करना, सामाजिक विषयों से जुड़े ऑनलाइन ग्रुप में भाग लेना, वीडियो कॉल या ग्रुप चैट के जरिए जुड़ना। तो ये सब क्या है, डिजिटल माध्यम से भी हम लोग जो है एक दूसरे संपर्क बना सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि डिजिटल संपर्क को असली मुलाकातों का विकल्प नहीं है बल्कि सहायक साधन माना जाए। यानी कि जितना हम लोग असली में मुलाकात करके जो है संबंध अच्छा बना सकते हैं, उतना हम लोग जो है यहाँ पर जो है ऑनलाइन इतना जो है डिजिटल संपर्क को इतना हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते वहां पर। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो सामाजिक संपर्क हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें खुशी, सहयोग और आत्मविश्वास देता है। जब हम लोगों से जुड़े रहते हैं तो अकेलापन और तनाव कम होता है। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेकर, स्वयं सेवा करके और डिजिटल माध्यमों का सही इस्तेमाल करके हम सामाजिक संपर्क को बढ़ा सकते हैं। इन सरल उपायों को अपनाकर हम एक बेहतर और जुड़ा हुआ समाज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न देखा था कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के कोई 3 उपाय बताइए। तो यहाँ पर पहला उपाय थे आपको सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना है। इसके बाद आपको स्वयं सेवा करनी है तो आप स्वयं सेवा कर सकते हैं। और डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके हम लोग चैट, वीडियो कॉल के थ्रू भी संपर्क बना सकते हैं। इसके बाद हमने निष्कर्ष देखा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, मूल्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी कि मूल्य शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। जब हम शिक्षा के साथ नैतिकता, आदर्श और अच्छे गुणों की भी सीख प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मूल्य शिक्षा। जैसे कि हमने पहली क्लास में कवर कर लिया था मूल्य शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल से। तो आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मूल्य शिक्षा कहा जाता है, यह शिक्षा हमें सच्चाई, ईमानदारी, सहनशीलता,
करुणा, प्रेम और कर्तव्य जैसे गुण सिखाती है। मूल्य शिक्षा को हम लोग एक तरीके से जो है नैतिक शिक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है। मूल्य शिक्षा किसी भी व्यक्ति के संपर्क विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह व्यक्ति को न केवल एक अच्छा छात्र या फिर कर्मचारी बनाती है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। अब यहाँ पर देखते हैं मूल्य शिक्षा का महत्व क्या है। तो व्यक्ति निर्माण में ये सहायक होती है। मूल्य शिक्षा बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। यह उन्हें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। जब बच्चे शुरुआत से ही अच्छे संस्कार सीखते हैं, वे बड़े होकर जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदनशील नागरिक बनते हैं। तो मूल्य शिक्षा का पहला काम क्या है? व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक होती है। सकारात्मक सोच और व्यवहार विकसित करना। तो मूल्य शिक्षा व्यक्ति में सकारात्मक सोच पैदा करती है। इससे वह हर परिस्थिति में धैर्य, समझदारी और सहानुभूति से काम लेता है। वह दूसरों की मदद करना सीखता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। रिश्तों को मजबूत बनाना। मूल्य शिक्षा हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाती है। जब हम आदर, प्रेम और सहनशीलता से बात करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे घर, स्कूल और समाज में सुख शांति बनी रहती है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, मूल्य जब हमारे पास जो है मूल्य शिक्षा होती है, तो हम लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जब हम आदर, प्रेम और सहनशीलता से बात करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे घर, स्कूल और समाज में सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद है समाज में सद्भाव बनाए रखना। जब सभी लोग अपने मूल्यों को पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं, तो समाज में एकता, शांति और भाईचारा बना रहता है। मूल्य शिक्षा ही हमें दूसरों के धर्म, जाति, भाषा और सोच का सम्मान करना सिखाती है। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता। तो आज की दुनिया में लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो मूल्य शिक्षा ऐसे समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह हमारे विवेक को जागृत करती है और हमें जिम्मेदारी से काम करने की प्रेरणा देती है। यानी कि अगर हमको कोई नैतिक निर्णय लेना है, तो यहाँ पर वो हमारी क्षमता कहाँ से आती है? वो क्षमता हमारी जो है मूल्य शिक्षा से आती, वैल्यू एजुकेशन से आती है। अब यहाँ पर मूल्य शिक्षा कैसे दी जा सकती है? घर में माता पिता के व्यवहार से दी जा सकती है। स्कूल में शिक्षकों के मार्गदर्शन से, कहानियों, प्रेरणादायक जीवनियों और नैतिक घटनाओं के माध्यम से, सामाजिक कार्यों में भाग लेकर, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ से हम लोग जो है मूल्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मूल्य शिक्षा का महत्व केवल एक अच्छे छात्र या कर्मचारी बनने में नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में है। यह जीवन की नींव है, जो हमें हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाती है। आज के समय में जब समाज में नैतिक मूल्यों की कमी देखी जा रही है, तब मूल्य शिक्षा और भी जरूरी होती जा रही है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाएं, तो एक बेहतर समाज और देश का निर्माण संभव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूल्य शिक्षा का महत्व क्या होता है और मूल्य शिक्षा क्या है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सोशल मीडिया क्या है। तो आज डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक बहुत ही आम शब्द बन गया है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी किसी ना किसी रूप में सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया असल में होता क्या है? तो सोशल मीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग आपस में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, बातें कर सकते हैं, फोटो या वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सोशल मीडिया के मुख्य प्रकार कौन से, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। फेसबुक यह सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां लोग दोस्त बना सकते हैं, पोस्ट शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी ऐसे ही है, वहां पर लोग चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैट भी वहां पर कर सकते हैं। ट्विटर, यहाँ लोग अपने विचार छोटे छोटे संदेशों में व्यक्त करते हैं। इसके बाद यूट्यूब है, तो यह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग वीडियो देख सकते हैं और खुद भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं। तो यहाँ पर संपर्क आसान बन गया है, संपर्क का आसान माध्यम, जानकारी और शिक्षा का स्रोत है हमारा सोशल मीडिया, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और व्यवसाय के लिए भी ये सहायक होता है। यहाँ पर ये सोशल मीडिया के फायदे हो गए। अब सोशल मीडिया के नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर समय की बर्बादी होती है, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी का खतरा होता है यहाँ पर। इसके बाद नकली खबरें, फेक न्यूज भी देखने को मिल जाती है और मानसिक तनाव भी होता है। दूसरों की जिंदगी देखकर लोग अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे तनाव और आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है। मानसिक तनाव कैसे होता है? मान लीजिए यूट्यूब पर आपने किसी का ब्लॉग देखा और वहां पर आपने उसकी लाइफस्टाइल को देखा, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल से घृणा होने लगती है।
जिससे आपको मानसिक तनाव भी और आत्मविश्वास में भी कमी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमने नुकसान भी देख लिए और इसके फायदे भी देख लिए। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लाभदायक है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो तो यह हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का समय और समझदारी से उपयोग करें, ताकि इसका अधिकतम लाभ उठा सकें और उसका नुकसान से बच सकें। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को